जय हिंद मित्रों। 2023 में यूपी एससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। तो भारत में सिंचाई से संबंधित सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें वैश्विक स्तर पर जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि में किया जाता है। वैश्विक स्तर पर जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि में किया जाता है। वर्तमान में विश्व में कुल उपयोग किए जाने वाले जल का 59% कृषि में वर्तमान में विश्व में कुल उपयोग किए जाने वाले जल का 59% कृषि में, 18% उद्योगों में और शेष 23% का उपयोग घरेलू कार्यों हेतु किया जाता है। 59 पूरे विश्व में देखा जाए तो 59% उपयोग होता है कृषि में। इन्हें 60 मान ले मोटी मोटा। 18% होता है उद्योगों में, 59% कृषि में, 18% उद्योगों में और 23% होता है शेष जो बच गया घरेलू कार्यों में। विश्व में लगभग कृषि कार्यों हेतु प्रतिवर्ष 2000 से 2500 घन किलोमीटर जल का उपयोग किया जाता है। विश्व में लगभग कृषि कार्यों हेतु प्रतिवर्ष 2000 से 2500 घन किलोमीटर जल का उपयोग किया जाता है। ऐसा अनुमान भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 2030 तक 71% वैश्विक जल का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाएगा। ऐसा अनुमान भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 2030 तक 71% वैश्विक जल का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाएगा। कृषि जन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु जल की अत्यधिक आवश्यकता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1 टन अनाज उत्पादित करने के लिए लगभग 1000 टन जल की आवश्यकता होती है। कृषि जन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु जल की अत्यधिक आवश्यकता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1 टन अनाज उत्पादित करने के लिए लगभग 1000 टन जल की आवश्यकता होती है, जबकि 1 किलो धान उत्पादित करने हेतु 3 घन मीटर जल आवश्यक है। देश में भी 1 किलो धान उत्पादित करने के लिए 3 घन मीटर जल आवश्यक है। देश में भी उपलब्ध जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि में किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में देश के 83% जल का उपयोग सिंचाई हेतु तथा शेष जल का उपयोग घरेलू, औद्योगिक व अन्य उपयोगों में किया जाता है। तो वैश्विक स्तर पर देखें तो 59% का जल का उपयोग किया जाता है कृषि में, 18% उद्योगों में, 23% घरेलू कार्यों में। भारत में देखा जाए तो 83% जल का उपयोग कृषि में किया जाता है। शेष जल का उपयोग घरेलू कार्यों और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात कृषि कार्यों में सिंचाई के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सिंचाई के विकास व विस्तार को प्राथमिकता प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप देश में कुल सिंचित क्षेत्र में अभिवृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1951 में कुल सिंचित क्षेत्र 22.6 मिलियन हेक्टेयर था, जो वर्तमान में बढ़कर 160 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। वर्ष 2005-06 से वर्ष 2008-09 के दौरान भारत निर्माण कार्यक्रम में भी सिंचाई को मुख्य घटक के रूप में समावेशित करते हुए वर्ष 2009 तक 1 करोड़ हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास करने का लक्ष्य तय किया गया। सिंचाई सुविधाओं के इष्टतम उपयोग हेतु संचालन एवं अनुरक्षण व्यवस्थाओं के लिए वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक 5000 करोड़ रुपए का अनुदान विशेष जल प्रबंधन हेतु स्वीकृत किया गया है। ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि सिंचाई परियोजनाओं के जल प्रयोग की 10% कुशलता बढ़ाने से 140 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित क्षेत्र के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इन सब नीतियों को क्रियान्वित करने के बावजूद भी देश की सिंचाई व्यवस्था के संदर्भ में यह तथ्य विचारणीय है कि वर्तमान में सिंचाई व्यवस्था की कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। देश में सतही जल की सिंचाई कुशलता 35 से 40% के मध्य है, जबकि भूजल की सिंचाई कुशलता 65% के लगभग है।
देश के किसानों को सिंचाई के अनुकूलतम प्रयोग हेतु आवश्यक जानकारी का अभाव है। इसी तरह बेहतर सिंचाई हेतु आवश्यक सुविधाओं यथा भू समतलीकरण, चकबंदी, भू सुधार आदि की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण सिंचाई की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। सिंचाई परियोजनाओं की समुचित अनुरक्षण की व्यवस्था विद्यमान नहीं होने के कारण भी सिंचाई सुविधाओं का अल्प प्रयोग हो रहा है। यही नहीं, उचित एवं पर्याप्त जल निकास सुविधाओं के अभाव के कारण न केवल सिंचाई व्यवस्थाओं के पूर्ण प्रयोग पर प्रश्नचिन्ह लग गया है, अपितु जलमग्नता, लवणता एवं क्षारयुक्तता जैसी समस्याएं भी विकराल होती जा रही हैं। देश में अभी भी अधिकांश सिंचित भूमि एक फसली क्षेत्र के अंतर्गत समावेशित हैं। अतः आवश्यक है कि किसानों को जल प्रयोग के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा सहयोगी सिंचाई प्रबंध कार्यक्रम के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाया जाए। देश में सतही जल की अपर्याप्तता के कारण कृषि सिंचाई के लिए भूमिगत जल पर निर्भरता बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का 90% तथा सिंचाई का 40% भाग भूजल से ही प्राप्त हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल का 90% तथा सिंचाई का 40% भाग भूजल से ही प्राप्त हो रहा है। देश में 60 के दशक से सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भूमिगत जल की सर्वाधिक खपत सिंचाई कार्यों में होती है। साथ ही बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्नों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खेती में जल की मांग में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भारत में सिंचाई की आवश्यकता। भारत में कृषि विकास के लिए सिंचाई साधनों का विकास अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है जो कि अनिश्चित प्रकृति की है। मानसूनी वर्षा में कभी कभी लंबा अंतराल कायम हो जाता है तथा वर्षा की अवधि भी मात्र 4 महीने तक सीमित होती है। भारत का 2/3 क्षेत्र अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र है, यानी लगभग 66%। भारत का 2/3 क्षेत्र अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र है। अतः वर्षा के स्थानिक व कालिक विषमता को देखते हुए सिंचाई साधनों का विकास आवश्यक हो जाता है। भारत में कृषि उत्पादकता एवं गहनता काफ़ी निम्न है। अतः कृषि की उत्पादकता एवं गहनता बढ़ाने के लिए तथा फसल प्रतिरूप क्रॉपिंग पैटर्न में सुधार करने के लिए सिंचाई का विकास आवश्यक है। सिंचाई के अभाव में कृषि जोखिमपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप बन जाती है। अतः किसान उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। भारत में सिंचाई की आवश्यकता के निम्नलिखित कारण हैं। वर्षा की असमानता। मेघालय में जहां 1000 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो वहीं लद्दाख एवं राजस्थान के कुछ भागों में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा की इस असमानता के कारण कृषि हेतु सिंचाई की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो वर्षा की असमानता। उष्ण जलवायु। भारत में उष्ण जलवायु पाई जाती है। ऊंचे तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है, इसलिए बोई गई फसलों हेतु नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। वर्षा की अनिश्चितता। स्थान और समय दोनों संदर्भ में भारत में वर्षा अत्यंत परिवर्तनशील है। यहाँ वर्षा की परिवर्तिता 25% से अधिक पाई जाती है तथा सुदूर पश्चिमी भारत में बढ़कर 60% से अधिक हो जाती है। इससे अकाल और सूखा उत्पन्न होता है, अतः सिंचाई आवश्यक हो जाती है। वर्षा की अनियमितता। यहाँ मानसून का समय से पहले आना तो कभी विलंब से आना कृषि में खड़ी फसल के लिए नुकसानदायक साबित होती है। इस जलाभाव की स्थिति को सिंचाई द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। वर्षा का मौसमीपन। वर्षा रहित महीनों में कृषि हेतु सिंचाई ही एकमात्र साधन है। फसलों की विशिष्टता। जहां ज्वार, बाजरा, जौ, दलहन की फसलों को कम पानी की ज़रूरत होती है, वहीं नकदी एवं व्यापारिक फसलों में गन्ना, कपास, तंबाकू आदि के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जिसे सिंचाई द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। मिट्टी की प्रकृति। रेतीली, दोमट मिट्टी को बार बार पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार निम्न भूमि की तुलना में ढालू और उच्च भूमि को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त कारणों से भारत में स्वतंत्रता के तत्काल बाद सिंचाई साधनों के विकास पर बल दिया गया। सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है तथा इन्हें केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सिंचाई के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, तालाब, कुआं और नलकूप, नहर, तो ये तीन है मुख्य रूप से, तालाब, कुआं और नलकूप, नहर। भारत में सिंचाई के साधन के रूप में तालाब, कुएं और नहर का उपयोग किया जाता है। उत्तरी मैदान के जलोढ़ क्षेत्र में नलकूप, कुएं और नहरें सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, जबकि दक्षिणी भारत के पठारी क्षेत्रों में तालाबों की बहुलता है। तालाब, पॉन्ड। भारत में कुल सिंचित भूमि के लगभग 3% भाग की सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है। कम है ना। भारत में कुल सिंचित भूमि के लगभग 3% भाग की सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई प्रायद्वीपीय भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में की जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में की जाती हैं। बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में खुदे हुए तालाब मिलते हैं जिसमें मछली पालन भी किया जाता है। आंध्र प्रदेश में निजाम सागर, कर्नाटक में कृष्णराज सागर, राजस्थान में जयसमंद, राजसमंद और बालसमंद झीलों का उपयोग सिंचाई के साथ साथ जलापूर्ति के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में तालाबों द्वारा सिंचाई का प्रतिशत कम हुआ है। इसका मूल कारण ट्यूबवेल तथा नहरों द्वारा सिंचाई का बढ़ता महत्व है। तालाब रेत के जमाव से भर जाते हैं, अतः इससे मूलभूत समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तालाब रेत के जमाव से भर जाते हैं, अतः इससे मूलभूत समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। उन्हें सिंचाई योग्य बनाने के लिए नियमित तौर पर रेत निकासी आवश्यक है। मानसून की विफलता के समय ये सिंचाई के विश्वसनीय साधन भी नहीं रह जाते हैं। अधिक क्षेत्रीय विस्तार, कम गहराई और ऊपर से खुले होने के कारण इनका अधिकांश जल या तो वाष्पित हो जाता है या ज़मीन में सोख लिया जाता है और इसका उपयोग सिंचाई हेतु नहीं हो पाता है। फिर भी तालाब वर्षा जल के संग्रह के उपयुक्त माध्यम हैं, जिन्हें सिंचाई, मत्स्य पालन, पेयजल और जल क्रीड़ा हेतु लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। पठारी क्षेत्रों में तालाबों के विकास के कारण, विषम धरातल के कारण अनेक प्राकृतिक तालाब हैं। कठोर संरचना के कारण गाद के जमाव तथा जल के रिसाव की समस्या नहीं है। भूमिगत जल स्तर नीचा होने तथा कठोर भूमि संरचना के कारण कुआं व जलकूप के विकास में कठिनाई है। मौसमी नदियां तथा कठोर संरचना के कारण नहर निर्माण के लिए दशाएं अनुपयुक्त हैं। ये साधन कम खर्चीले तथा कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। ये कम स्थान घेरते हैं तथा इनका उपयोग सुविधाजनक होता है। निजी क्षेत्र होने के कारण इनका रखरखाव व प्रबंधन बेहतर तरीके से होता है। इनके विकास के लिए सरकार द्वारा ऋण एवं सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उपरोक्त कारणों से ये सिंचाई के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। कुआं तथा नलकूप द्वारा उत्तर के विशाल मैदान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र में सिंचाई की जाती है। कुआं और नलकूप, वेल एंड ट्यूबवेल, यह सिंचाई का लोकप्रिय, सस्ता और भरोसेमंद साधन है। कुआं धरातल में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसमें से सिंचाई और पीने के लिए भौम जल निकाला जाता है। कुएं उन क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं जहां पर्याप्त भौम जल उपलब्ध हैं। कुआं सबसे अधिक पंजाब से बिहार तक गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। कुआं सबसे अधिक पंजाब से बिहार तक गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इनका वितरण पाया जाता है। कुएं और नलकूप से उत्तर प्रदेश में 80% शुद्ध सिंचित क्षेत्र की सिंचाई होती है। कुएं और नलकूप से उत्तर प्रदेश में
80 या क्या 81% शुद्ध सिंचित क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके बाद गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार का स्थान है। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में तालाबों की भांति कई कठिनाइयां हैं। इनकी निर्भरता भौम जल संसाधन पर है, जिसका वितरण पूरे देश में समान नहीं है। पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में कुआं खोदना कठिन है। भौम जल के गिरते स्तर से अधिकांश कुएं सूखते जा रहे हैं। नलकूप के संचालन में भी कठिनाई है। हालांकि नलकूप सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हैं, परंतु इनके लिए समुचित मात्रा में बिजली और डीजल नहीं मिल पा रहा है। नलकूप वाले क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई से मृदा में लवणता जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। लेकिन सिंचाई के इन साधनों का हरित क्रांति की सफलता में प्रमुख योगदान रहा है। शोधपरक अध्ययनों से यह सच्चाई भी उभर कर सामने आई है कि जिन क्षेत्रों में बिजली सस्ती एवं सुलभ है, वहां प्रत्येक फसल के लिए भूमिगत जल का अधिक इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं, देश में सिंचाई परियोजना के रखरखाव व संरक्षण में कमी के कारण सिंचाई के लिए निष्कासित जल का 45% भाग खेत तक पहुंचते हुए नालियों में रिस जाता है एवं शेष 55% का ही उपयोग हो पाता है। इसके साथ नकदी फसलों व जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को, जिन्हें अधिक जल की आवश्यकता होती है, प्राथमिकता व प्रोत्साहन प्रदान करने के फलस्वरूप भूजल पर संकट गहराता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान में भूजल में गिरावट के कारण इन राज्यों की कृषि व्यवस्था खतरे में पड़ गई है। गुजरात, तमिलनाडु, सौराष्ट्र व राजस्थान के सूखते हुए जल स्रोत जल प्रबंधन व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। देश के हैंडपंप व नलकूपों में पानी की मात्रा निरंतर घटती जा रही है। इसी कारण उत्तर प्रदेश व राजस्थान के कई ज़िलों में पंपिंग सेटों से जल प्राप्ति संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ के किसानों ने सबमर्सिबल पंपों के माध्यम से भूमि के निचले स्तर से जल का दोहन प्रारंभ कर दिया है। यही चिंताजनक हालत बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की है। देश का उर्वरा क्षेत्र सूखे एवं जलाभाव के कारण रेगिस्तान में परिवर्तित होता जा रहा है, जिसके विस्तार को रोकना एक अहम व विकट चुनौती है। भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण यह भयावह भविष्यवाणी भी की गई है कि यदि इस दिशा में ठोस व प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो देश के ट्यूब वेल व हैंडपंप 10 वर्षों में बेकार हो जाएंगे। भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से भूजल में हानिकारक व विषैले तत्वों यथा फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक व लौह जैसे तत्वों की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक होने पर इस जल से सिंचाई की उपादेयता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। एक सर्वेक्षण में यह तथ्य उजागर किया गया है कि पश्चिमी बंगाल के भूजल में आर्सेनिक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के जल में फ्लोराइड तथा देश के पूर्वी भागों में लौह तत्व की अधिकता होने के कारण इन राज्यों के निवासी अनेक गंभीर रोगों के शिकार बनते जा रहे हैं। नहर सिंचाई भारत में सिंचाई का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। देश में विश्व का सबसे बड़ा नहर तंत्र है जिसकी लंबाई 1 लाख किलोमीटर से भी अधिक है और जिसके द्वारा 25% शुद्ध सिंचित क्षेत्र लाभान्वित होता है। नहरें 2 प्रकार की होती हैं, नित्यवाही नहरें और आबलाव नहरें। नित्यवाही नहरें 12मासी सरिताओं से बांध या बैराज बनाकर निकाली जाती हैं। भारत की अधिकांश नहरें इसी प्रकार की हैं। गंगा, सतलज मैदान में नहरों द्वारा व्यापक रूप से सिंचाई की जाती है। आबलाव नहरें जो नदी से सीधे बिना किसी बांध या बैराज के निकाली जाती हैं, ये केवल वर्षा ऋतु में सक्रिय रहती हैं। इसमें केवल वर्षा का अतिरिक्त जल प्रवाहित होता है। ऐसी नहरें पंजाब में सतलज नदी से निकाली गई हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में
नहरों का विकास नदियों की निचली घाटी एवं डेल्टा वाले भागों में हुआ है। भारत में नहरों द्वारा सिंचाई के मुख्य स्रोत वाले राज्य हैं मिजोरम, ओडिशा, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। नहर सिंचाई के दुष्प्रभाव भी हैं। कच्ची नहरों की तली से जल रिस कर सिंचित प्रदेश में भौम जल स्तर को ऊपर उठा देता है, जिससे कृषि भूमि को यह पूरी तरह से जलाक्रांत कर देता है। केशिकत्व क्रिया कैपिलरी एक्शन के कारण क्षारीय लवण भूपृष्ठ पर आ जाता है, जिससे लवणों की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है और मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। जलाक्रांत यानी वाटर लॉगिंग से केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि सड़कें, भवन, खड़ी फसल, कुओं का पानी भी प्रभावित हो जाता है। जलाक्रांत क्षेत्रों में मुख्य नहर को पक्का करने तथा भौम जलस्तर को नीचा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अब देखा जाए सिंचाई के प्रकार तो सतही सिंचाई, उपसतही सिंचाई, फुहार सिंचाई, टपकन सिंचाई। तो टपकन सिंचाई इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। ड्रिप इरिगेशन, इस प्रणाली में भू स्तर पर या इससे ऊपर लगभग 300 मिलीमीटर ऊपर तक एक या एक से अधिक माइक्रो स्प्रेयर के जरिए सभी पौधों को सिंचित किया जाता है। मुख्य तौर पर अधिक तापमान और सीमित जल स्रोतों वाले क्षेत्रों में इस प्रणाली का उपयोग होता है। इस विधि में सिंचाई योग्य जल का समुचित उपयोग होता है और वाष्पीकरण, अनुपयुक्त जल वितरण, रिसाव या जल की अधिकता हो जाने जैसी समस्याएं इसमें नहीं होती हैं। इस प्रणाली में किसी प्रकार के अवरोध को समाप्त करने के लिए जल को छानने, फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर की आवश्यकता होती है। एक है नाली नुमा सिंचाई, सीढ़ी नुमा सिंचाई, चक्रीय प्रणाली, केंद्रीय धुरी प्रणाली। सिंचाई की आधुनिक तकनीकों के लाभ। सरकारी प्रयास में लघु जल संभर कार्यक्रम है, नदी जोड़ो परियोजना है, जल संसाधन। भारत में जल प्रकृति का सबसे मूल्यवान उपहार है। हालांकि यह असमाप्य संसाधन है, परंतु यह संकटग्रस्त संसाधन भी है। पृथ्वी का लगभग 71% सतह जल से आच्छादित है, जो अधिकतर महासागरों और अन्य बड़े जल निकायों का हिस्सा होता है। महासागरों में पृथ्वी का कुल 97%, हिमनदों और बर्फ चोटियों में 2.4% तथा अन्य स्रोतों जैसे नदियों, झीलों और तालाबों में 0.6% जल पाया जाता है। ठीक है। नीली क्रांति क्या है? नीली क्रांति से अभिप्राय जलीय कृषि को बढ़ावा देकर जलीय जीवों यथा मत्स्य, क्रस्टेशियंस, मोलस्क, जलीय वनस्पति आदि के उत्पादन को बढ़ाना है, जिसमें सभी प्रकार के जलीय तंत्रों जैसे सागरीय, बैकवाटर, तालाब, झील, नदी आदि को शामिल किया जाता है। इस संदर्भ में विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु नीली क्रांति की शुरुआत की है। फिर हरित क्रांति एक है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर एवं बौने बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होना है। 60 के दशक में संकर बीजों का आयात कर नवीन कृषि पद्धति में फसलोत्पादन की प्रक्रिया संचालित की गई। इसके परिणाम आश्चर्यजनक रहे तथा फसलोत्पादन पूर्व की अपेक्षा कई गुना बढ़ गया। पशु एवं मत्स्य संसाधन। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन कार्यकलाप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तथा देश के आर्थिक सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन क्रियाकलापों ने खाद्य, पोषाहार सुरक्षा, किसानों की पारिवारिक आय में योगदान दिया
है और ये सस्ता एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों तथा महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार का सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीमांत, छोटे और अर्ध मझोले किसानों की प्रचालनात्मक जोत। दूध का उत्पादन। भारत जो विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अंडा उत्पादन। पिछले 4 दशकों में देश में कुक्कुट विकास के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह अवैज्ञानिक कृषि पद्धति के स्थान पर उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रणाली के रूप में परिवर्तित हो गया है। मछली उत्पादन। अंतर्देशीय जल संसाधनों के अतिरिक्त लगभग 8,000 किलोमीटर की हमारी तटीय रेखा को देखते हुए देश में मत्स्यिकी की व्यापक संभावना है। कुक्कुट विकास। कुक्कुट विकास भारत में एक घरेलू गतिविधि है। पोल्ट्री डेवलपमेंट। यह नीतियों, संस्थागत और ध्यान केंद्रित अनुसंधान व निजी क्षेत्र द्वारा की गई पहलकदमी के माध्यम से भारत सरकार के ठोस प्रयासों के कारण पिछले 4 दशकों के दौरान भारत में कुक्कुट विकास में प्रगति हुई है। भेड़ पालन। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार की स्थापना की गई थी। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार हरियाणा की स्थापना की गई थी। तो ये रहा इसका डिस्कशन। 2016 में एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं। खरपतवार में कमी, सही बात है। मृदा लवणता में कमी, ठीक बात लग रही है। मृदा अपरदन में कमी, ठीक बात लग रही है। तीनों तो सही है। सातवें का सी, 1 और 3 सही है। मृदा लवणता में कमी ऐसी कोई अनिवार्य बात नहीं है। यानी खरपतवार में कमी तो हो सकती है और मृदा अपरदन में कमी हो सकती है, लेकिन मृदा लवणता में कमी ऐसी बात जरूरी नहीं है। तो इसमें इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।